जैसे H2 मॉलिक्यूल है, F2 मॉलिक्यूल है, इसमें तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू 0 है, तो ये तो 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। नहीं बेटा, ये 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। इसमें दो टर्म में बोलने जा रहा हूँ, क्वांटम इफेक्ट्स और टनलिंग इफेक्ट्स। ये कुछ होते हैं जो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। ये इफेक्ट्स हमको बताते हैं कि H2 और F2 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का पहला लेक्चर, जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग और ये बताएंगे कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट या फिर 100% आयनिक नहीं होता है। अगले 10 से 12 लेक्चर में हम ये टॉपिक खत्म करने वाले हैं, ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं। बड़े मजे शुरू करते हैं बेटा। बीच बीच में और भी वीडियोस आती रहेंगी। हमारी जो एक सीरीज चल रही है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज 10 नवंबर हो रही है और उम्मीद है कि 20 नवंबर तक हम इसको खत्म करेंगे। 20 नवंबर के बाद शुरू करेंगे आपकी ऑर्गेनिक, जो कि चलेगी 31 दिसंबर तक। हम लगभग 40 से 45 दिन देंगे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। फिर उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स, कोऑर्डिनेशन, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स खत्म करेंगे जनवरी और फरवरी के मिड तक। तो ये हमारा शेड्यूल है, इसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं केमिकल बॉन्ड। सर बॉन्ड तो आप लोग मतलब जानते होंगे। केमिकल बॉन्ड का मतलब ये है कि भैया दो केमिकल स्पेशीज के बीच में कोई अट्रैक्शन, कोई बॉन्डिंग, कोई लेना देना, किस चीज का? इलेक्ट्रॉन्स का। किस चीज का? इलेक्ट्रॉन्स का। केमिकल बॉन्ड अगर मैं कहूं तो ये इंटरेक्शन बिटवीन टू केमिकल स्पेशीज है। टू केमिकल स्पेशीज है, जैसे कि टू केमिकल स्पेशीज है बेटा, स्पेशीज है ना। अच्छा, इससे ज्यादा किसको क्या पढ़ें? देखिए, इससे ज्यादा तो इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और वो होगा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हम पूरी तरीके से समझेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या है। पहला है आयनिक, बहुत ही प्यारा कलर क्लासिफिकेशन है, देखिएगा। आयनिक बॉन्ड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। हेलो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर क्लासिफिकेशन के और चीजें मैं देखूं तो हमारा आयनिक बॉन्ड दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है बिटवीन टू एटम्स के बीच में, तो वहां पे बनता है आपका आयनिक बॉन्ड। अगर टू वे शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की, अगर इलेक्ट्रॉन की बिटवीन टू एटम्स, तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्यों शेयरिंग करनी पड़ रही है या फिर क्यों आयनिक बॉन्ड बनाना पड़ रहा है? देखिए, ऐसे तो कई सारे एटम्स दुनिया में घूम रहे हैं कि भैया हाँ हम हैं, लेकिन ये बॉन्डिंग करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? आपको क्यों बॉन्डिंग करने की जरूरत पड़ रही है? आपको रिश्ते बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? आप अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हो। आप चाहते हो कि जब आप परेशान हो, जब आपको तकलीफ हो, जब आपकी तबीयत खराब हो, तो आपके आसपास कोई हो आपको साथ देने के लिए, आपका सहारा करने के लिए। तो वैसे ही अकेले स्पेशीज जो घूम रही हैं, केमिकल स्पेशीज, वो हमेशा चाहती हैं कि हम किसी ना किसी से बॉन्ड बना लें तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो फिर हम जब किसी तकलीफ में होंगे तो साथ वाला इंसान, आदमी, औरत, जो भी होगा, हमारा साथ देगा। तो इस वजह से केमिकल बॉन्ड बनता है। समझ में आया? कि अपनी स्टेबिलिटी ऊपर करने के लिए स्पेशीज आपस में बॉन्डिंग करती हैं। कितने तरीके की करती हैं उसी को तो हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आयनिक बॉन्ड में और भी बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। सब्र रखिएगा, बेसिक से पढ़ाएंगे। यहाँ पे एकदम से हम छलांगे नहीं मारेंगे किसी बड़ी थ्योरी पे। ठीक है। आयनिक बॉन्ड की जो थ्योरी है, जिन साइंटिस्ट ने दी थी, उनका जो थ्योरी का नाम था वो था कॉसेल लेविस थ्योरी।
कोवेलेंट जिसने बताया था उनका नाम था लैंगमुयर। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, लैंगमुयर लेविस थ्योरी। कई टीचर इस बात को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्यों भाई? अरे भाई साइंटिस्ट का नाम बताओ ना, तो ज्यादा रिलेशन बच्चा बना पाएगा, हम भी बना पाएंगे बच्चों के साथ, है ना। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है भैया, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, ये तो बताया ही नहीं सर आपने। देखिए मैं बताता हूं, ये कोवेलेंट का ही भाई है, बट यहां पे होती है वन वे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन वे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अच्छा सर, कोवेलेंट के भी और टाइप होते हैं, जैसे मैं कहूं तो कोवेलेंट के और टाइप होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कौशल लेविस थ्योरी में एक चीज आपको मुझको बताना है, कर्नल क्या होता है। देखिए जैसे मैं सोडियम एटम की बात करूं तो सोडियम एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11। भरने जाए तो बीच में न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और आखिरी वाली शेल में कितने होंगे, आखिरी वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैं कर्नल इसमें पूछा था कि कर्नल क्या क्या होता है। कर्नल में बताऊं, जो अंदर बाहर वाली शेल को छोड़ के जो न्यूक्लियस और इनर ऑर्बिटल्स या फिर ऑर्बिट्स हैं, उनको मैं बोलता हूं कर्नल। क्या बोलता हूं, कर्नल, KERNEL, KERNEL। आप थोड़ा जूम करके देख लोगे तो आपको दिख जाएगा, आजकल तो यूट्यूब में जूम भी हो जाता है, ठीक है। कर्नल, आउटर मोस्ट शेल को छोड़ के इनर शेल और न्यूक्लियस को हम लोग कर्नल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या बताएं, और धीरे धीरे क्लासिफिकेशन आगे बढ़ाते हैं। बॉन्ड हमारे एक और क्लासिफिकेशन होता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड का एक और क्लासिफिकेशन होता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड का एक और क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मा, पाई और डेल्टा। क्या कहते हैं, सिग्मा, इसको हम लोग पाई और डेल्टा बोलते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने आगे आने वाली एक थ्योरी में, जिसको कहेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या कहेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहेंगे बेटा, ये क्लासिफिकेशन हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी अभी जो चैप्टर में हमको मेनली पढ़ाना है वो आपको ये बताना है कि कोई भी चीज 100% कोवेलेंट या फिर 100% आयनिक नहीं है, 100% आयनिक नहीं है। उसको बताने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लेना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज और बताना चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पे भी 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पर भी 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक होता है वीक बॉन्ड। क्या होता है, वीक बॉन्ड। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका केमिकल बॉन्ड बनेगा तो ये प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। भाई 2 चीजें आपस में भिड़ रही आके, मिल रही आके, तो उनमें से एनर्जी निकलेगी, उनमें से एनर्जी निकलेगी, तो प्रोसेस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है हमेशा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड कौन से होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस। देखिए जितने भी आपके आयनिक बॉन्ड हैं, जितने भी आपके कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, या फिर जितने भी आपके मेटालिक बॉन्ड हैं, आगे चल के पढ़ेंगे इनको हम, मेटालिक बॉन्ड हैं, ये सब हमारी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो मोर देन होती है 200 किलोजूल पर मोल से, 200 किलोजूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। वीक बॉन्ड क्या होते हैं, वीक बॉन्ड में हमारे फिजिकल इंटरेक्शन आते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे इसको हम। ये आपके केमिकल इंटरेक्शन, हेलो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके केमिकल इंटरेक्शन है, केमिकल इंटरेक्शन है, और वीक बॉन्ड आपके फिजिकल इंटरेक्शन है। फिजिकल इंटरेक्शन, केमिकल इंटरेक्शन में क्या डिफरेंस है सर, केमिकल इंटरेक्शन जहां पे बॉन्ड टूट रहे हो, सॉरी केमिकल इंटरेक्शन जहां पे कोई केमिकल स्पेशीज के बीच में केमिकल बॉन्ड क्रिएट हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का शेयर, कुछ ऐसा कुछ हो रहा हो। फिजिकल इंटरेक्शन क्या होता है कि बस हम तुम्हारे अगल बगल आके खड़े हो गए, हमारा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं। जैसे आप लोग भीड़ में जाते हो रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे किसी से कोई लेना देना होता है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म पे हजारों लोग खड़े हैं तो मैं कहूँगा कि उनके बीच में फिजिकल इंटरेक्शन तो है, लेकिन केमिकल इंटरेक्शन नहीं है।
वहीं पे आप अपनी मम्मी के पास और अपनी दीदी के पास, अपनी वाइफ के पास, अपने बच्चों के पास जब बैठते हो तो आप अंदर से कनेक्ट हो उनसे। आप उनके माँ हो, आप उनके बाप हो, आपका ब्लड ग्रुप, आपकी चीज़ें सेम हैं, तो मैं कहूँगा आप इंटरनली कनेक्टेड हो, आप केमिकल कनेक्टेड हो, है ना। लेकिन उस भीड़ में आप केमिकली नहीं, आप फिजिकली कनेक्टेड थे। तो फिजिकली कनेक्शन मतलब बस आस पास हैं साथ में। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है किसी डिब्बे के अंदर, वो पानी भर दिया हमने बीकर में, वाटर मॉलिक्यूल में H है और ऑक्सीजन है, तो सबको पता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में तो केमिकल इंटरेक्शन है। लेकिन ऐसे तो हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के उसमें, तो सारे वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल, तो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर केमिकल बॉन्डिंग है, बाहर वो सबसे केवल फिजिकल इंटरेक्शन करके पानी बना के बैठा हुआ है। अगर क्योंकि फिजिकल इंटरेक्शन भी नहीं करेगा तो पानी खट्टा रह ही नहीं पाएगा, पानी तो फिर दूर दूर उठेगा। इंटरेक्शन तो कुछ ना कुछ तो होगा उनके बीच में, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। इसको कहेंगे फिजिकल इंटरेक्शन, और इसी में ही आ जाता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या आ जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरीके का फिजिकल इंटरेक्शन है। ध्यान दीजिएगा, सब्र करिएगा, देखते रहिएगा, सब आपको समझ में आएगा। अगले 10 लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग को हम आपको बड़ी आसान कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और कोई टाइप है? हाँ सर, वंडरवॉल नाम का एक फिजिकल इंटरेक्शन होता है, वो आपको हम पढ़ाएंगे, वंडरवॉल इंटरेक्शन। इसी को हम लोग आगे चल के डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंडन फोर्स में भी क्लासीफाई करेंगे, डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंडन फोर्स में भी क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट करो, फिर आगे हम आपको आयनिक और कोवलेंट में और डीप में जाके चीज़ों को समझाते हैं, और डीप में जाके चीज़ों को समझाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आज का टॉपिक शायद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मुझको नहीं पता, लेकिन आयनिक और कोवलेंट में आपको ढंग से डिफरेंस समझाते हैं। आओ आओ बेटा। तुम्हारी हाँ, एक वर्ड में यहां पे देने जा रहा हूं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या देने जा रहा हूं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये वर्ड हम लोग ढंग से पढ़ेंगे आपकी पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, लेकिन यहीं पे आपके बारे में उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। ये है टेंडेंसी, बिल्कुल भैया नीचे शुरू करेंगे, सब लिखवाएंगे, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट electrons of the bond of the covalent bond, या फिर to attract electron toward itself in a bond देखिए, आपने पीरियड टेबल अपनी देखी होगी, थोड़ी बहुत तो देखी होगी। 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी एटम्स की लेफ्ट टू राइट अगर जाऊंगा तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की टेंडेंसी इंक्रीज करती है, और ऊपर से अगर नीचे जाऊंगा ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की टेंडेंसी डिक्रीज करती है। अच्छा, आपने बचपन में पीएच स्केल पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? पीएच स्केल, कौन एसिड है कौन बेस है, ये सब आपने पढ़ा होगा। वैसे ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की भी एक होती है पॉलिंग स्केल। क्या होती है? पॉलिंग स्केल, जो आपको वैल्यूज देता है ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अगर बात करें तो पहले ग्रुप का एलिमेंट क्या होता है? हाइड्रोजन, फिर हमारा हीलियम आता है, फिर हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऊपर हीलियम, ठीक। फिर इसके नीचे आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये ऐसा चलता रहता है, ये हमारी पीरियड टेबल होती है। और बीच में हमारे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। पीरियड टेबल चैप्टर पढ़ाएंगे तो इनको और डीप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इनकी जरूरत नहीं है, तो मैं आपको सच बात बताऊं तो जो हाइड्रोजन पॉलिंग स्केल ने जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू बताई है वो बताई है 2.1। क्या बताई है? 2.1। तो अब ये बताओ, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये वैल्यू घटेगी ना, अच्छा,
कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स की मैं बता दूं, जैसे फ्लोरीन की होती है 4 मैक्सिमम, सबसे ज्यादा इसी की है। कार्बन की होती है 2.5। अच्छा, ये 2.5 है तो इस तरफ जाएंगे तो नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की 2.5 से 4 के बीच में ही होगी लगभग। एक की होती है 3, एक की होती है 3.5, नाइट्रोजन की होती है 3 और ऑक्सीजन की होती है 3.5। अच्छा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे जाएंगे तो यहां पे भी क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। आओ अब आते हैं आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड पे, कि कब कौन सा बॉन्ड बनता है, कब कौन सा बॉन्ड बनता है। देखते हैं, देखते हैं। देखिए, अगर आपका ए और बी एक मॉलिक्यूल है, अगर इसके बीच में अगर आयनिक बॉन्ड है, हेलो, अगर इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है तो यहां पे ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी हाई होना चाहिए। एग्जाम्पल के अगर तौर पे मैं देना चाहूं तो मैं NaCl को बोलूंगा। हेलो, किसको बोलूंगा, NaCl को। अगर ये 2.1 है तो ये लगभग 1.1 से रहती है, सोडियम का लगभग 0.9 के करीब कुछ रहता है। ये वैल्यूज रटनी नहीं है, एक ट्रेंड है जो आपको मैंने बता दिया, ठीक। सोडियम की वैल्यू होती है 0.9 और क्लोरीन की वैल्यू होती है अगर ये 4 है तो 3.5। अगर डिफरेंस लेंगे, लगभग मैं बता रहा हूं, डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, डेल्टा EN डिफरेंस लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 घटाया 4, 2.6 का डिफरेंस हो जाएगा। ये डिफरेंस काफी ज्यादा है, ये डिफरेंस काफी ज्यादा है। अगर यही AB मॉलिक्यूल, यही AB मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मैं एक ऐसे ले रहा हूं मॉलिक्यूल, जैसे मैं एक AB4 मॉलिक्यूल ले रहा हूं, जानबूझ के ले सकता हूं डायटोमिक, लेकिन मैं जानबूझ के ले रहा हूं, है ना। अगर वो कोवेलेंट है, क्या है वो, कोवेलेंट है, तो मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं CH4 का, तो कार्बन की कितनी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखूंगा तो कितना आएगा सर 0.4। ये काफी छोटा डिफरेंस है, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन सर ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे पता चला कि इतने डिफरेंस पे आयनिक बनेगा, इतने डिफरेंस पे कोवेलेंट बनेगा। कुछ तो इसका तरीका बताओ, कुछ तो इसका रूल रेगुलेशन कुछ तो बताओ। तो वहीं पे आज हम आपको एक रूल बताने जा रहे हैं, एक रूल बताने जा रहे हैं, एक स्केल हम डिजाइन करने जा रहे हैं। यहां पे लिख दिया है मैंने 1.7, यहां पे लिख दिया है 1.8। अगर आपकी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू है, ठीक है, अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से आगे है तो वो आपका आयनिक कैरेक्टर शो करेगी, वो आपके बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर शो करेगी। मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होगा, जैसे सोडियम और क्लोरीन के बीच में सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इतना आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वो अपनी क्लोरीन को दे देता है। सोडियम का अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, क्लोरीन का अपना 17 इलेक्ट्रॉन थे उसके 18 हो जाते हैं, उसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर 1.8 के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो आयनिक होगा, जैसे यहां पे आयनिक था। अगर सर यही वैल्यू 1.7 के नीचे है तो वो होगी कोवेलेंट, वो होगी कोवेलेंट। अच्छा सर, कोवेलेंट में भी दो तरीके, दो टाइप आपने बताए थे, एक था पोलर कोवेलेंट, एक था नॉन पोलर कोवेलेंट। अच्छा, मैं आपसे ये कहूंगा, मॉलिक्यूल जो जीरो के पास जिनकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी वो होंगे आपके नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिनकी वैल्यू जीरो के पास टेंड कर रही होगी, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और जिनकी वैल्यू बीच में कहीं एग्जिस्ट कर रही होगी, बीच में कहीं मतलब ट्रेंड कर रही होगी, 1.7 की तरफ ट्रेंड कर रही होगी, वो हो रहे होंगे आपके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब भाई बात डिफरेंस बता दो सर कि पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैं अगर H2 की बात करूं तो H2 मॉलिक्यूल में दोनों ही हाइड्रोजन 2.1 डेल्टा EN कितना आएगा, ये तो सर जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर मैं HCl की बात करूं, HCl की बात करूं तो क्लोरीन का कितना था 3.5, हाइड्रोजन कितना 2.1, डिफरेंस कितना आया 1.4, डेल्टा EN कितना आया, तो ये तो सर 1.7 की तरफ टेंड कर रहा है। ये लेकिन आयनिक नहीं है, ये कोवेलेंट है, ये पोलर है। पोलर का मतलब बताएं क्या है कि भाई
हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन घसीटने की टेंडेंसी काफी कम है और क्लोरीन की काफी ज्यादा है, क्योंकि क्लोरीन सर इधर एग्जिस्ट कर रहा है और हाइड्रोजन इधर एग्जिस्ट कर रहा है। अभी तो पढ़ के आए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करती है। मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो खींचे चले जा रहे होंगे किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ, और यहाँ पे आ रहा होगा हल्का पार्शियल निगेटिव चार्ज और हल्का यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये हल्का पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या है, देखो जब बॉन्ड टूट नहीं रहा होता है, जब बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाता है तो उसको हम लगा देते हैं प्लस और माइनस कंप्लीट। लेकिन जब तक बॉन्ड टूटा नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन की हल्की फुल्की इधर से उधर शिफ्टिंग हो गई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो उसके ऊपर हम लगाते हैं आधा अधूरा निगेटिव आधा अधूरा पॉजिटिव। तो निगेटिव पार्शियल निगेटिव, पॉजिटिव को पार्शियल पॉजिटिव। ये है डिफरेंस पोलर और नॉन पोलर में। अब कहो कि सर आपने जो थंबनेल पे लिखा हुआ है उसमें आपने लिखा है कि कोई भी बॉन्ड जो होगा वो 100% आयनिक या फिर 100% कोवेलेंट नहीं होगा। ये तो समझ में आता है कि आयनिक में कोई अपर लिमिट नहीं है, तो वो तो उसकी वैल्यू 2.6 3.4 कोई भी डिफरेंस होगा, तो थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर भी उसमें होगा कह सकते हैं। लेकिन जहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर में जीरो वैल्यू आ रही, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, F2 मॉलिक्यूल है, इसमें तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू जीरो है, तो ये तो 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। नहीं बेटा, ये 100% प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। इसमें 2 टर्म में बोलने जा रहा हूं, क्वांटम इफेक्ट्स और टनलिंग इफेक्ट्स। ये कुछ होते हैं जो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। ये इफेक्ट्स हमको बताते हैं कि H2 और F2 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ाना। इसका मतलब ये नहीं कि अभी से आपको मैं झूठ बोल दूंगा, अभी से आपको मैं गलत बता दूंगा कि H2 और H2 और F2 मॉलिक्यूल आपका कोवेलेंट है 100% कोवेलेंट नहीं। तो देखो H2 और F2 मॉलिक्यूल आपका 100% कोवेलेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें कुछ क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स होते हैं, क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स होते हैं जो इनको 100% इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करने देते। जैसे कि एक का मैं नाम बताऊंगा, तो टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टनलिंग इफेक्ट। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको इसकी थ्योरी मिलने लगेगी, लेकिन वो थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं बेटा बीएससी में, मास्टर्स में, उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस इतना जान लो कि इस इफेक्ट की वजह से आपका H2 और F2 100% कोवेलेंट नहीं होता। अगर कोई कह रहा है कि 100% कोवेलेंट है, तो मतलब उसने केवल एनसीईआरटी पढ़ के बैठा हुआ है। वो उसने जो अपनी लाइफ में कभी उसको मेहनत करनी चाहिए थी वो उसने नहीं करी। बड़े बड़े टीचर हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के टीचर हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, और अपनी क्लास में बताते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट होता है। अरे भाई, क्या तुमने केवल एनसीईआरटी पढ़ के पढ़ाने आ गए थे, केवल अपने पीछे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का टैग लगा के 100% कोवेलेंट कैसे बोल दोगे यार? क्वांटम नहीं पढ़ी तुमने, बच्चों ने नहीं पढ़ी, तुमने तो पढ़ी है। सच बताओ यार, ठीक है? सच क्या बताओगे? उनको जितना पता है वही बता रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि कम पता है, और कम पते वाले को टीचर बना दिया गया है, तो वो इंस्टीट्यूट देखे कि उसको कैसे बनाया गया है ना। चलो, केवल खेल खिलाने से आप अच्छे टीचर नहीं बन जाओगे, अपने फैक्ट सही रखने पड़ेंगे। मेरे से भी गलती होती तो नहीं भाई, गलती होगी। अच्छा देखो, हम अपनी जान में तो कोई गलत नहीं चीज नहीं बताते। और भाई, टीचर बनने के लिए ऐसे ही तो नहीं बन गए आगे कि 12वीं पास हो गए टीचर बन गए आके। 12वीं पास हुए कई साल हो चुके, घिस रहे हैं अपने आप को। तो घिसने से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना। अभी भी शायद हम 50 साल से नहीं घिस रहे, हम 10-20 साल से घिस रहे। अरे भाई, 50 साल से घिसने वाले केवल अपने वही पुराने कॉन्सेप्ट ही लेके बैठे रहते हैं। रोज टीचर को भी पढ़ना चाहिए, केवल गाड़ी में नहीं घूमना चाहिए है ना। तो डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस है। आप तपस्या कर रहे हो, आप कोचिंग के बाद अपने घर में जाके बैठ के पढ़ोगे, आपका काम है। और टीचर कोचिंग के बाद पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा, गाड़ी घुमाएगा, अपने परिवार के साथ खेलेगा। नहीं बेटा, हमको भी घर जाके दोबारा पढ़ना चाहिए। इतना ज्यादा हमको केमिस्ट्री आ गई है, ये चीजें मुझको आपको नहीं बतानी थी, लेकिन तब भी बताई, क्योंकि 100% कोवेलेंट कोई चीज नहीं होती यार। ये हमने पढ़ रखा है मास्टर्स में, लेकिन मास्टर का कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता सकते, लेकिन आपको ये तो बता सकते हैं कि बेटा आगे ऐसा होगा। अभी से गलत मत पढ़ो, अभी से गलत मत पढ़ो यार। वाटर 100% न्यूट्रल बता दिया गया था क्लास 10th में। नहीं भैया, वो एसिडिक भी होता है, वो बेसिक भी होता है। पीएच स्केल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाया गया था, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा रहेगा क्या? नहीं। चलो, तो ये आपको बताया मैंने, ठीक है।
ये आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये फिर से एक बार चैप्टर के एंड होने पे वापस लौटेगा, जब आपको मैं वीबीटी, एमओटी ये सब पढ़ा चुका हूँ। ये इसी चैप्टर की थ्योरीज हैं, है ना। फिर से चैप्टर के एंड में ये चीज़ें वापस लौटेंगी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए, ठीक है। अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या पढ़ाना चाहता हूँ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है बच्चों को मॉलिक्यूल में ये ढूंढने में कि कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, कौन सा बॉन्ड कोवेलेंट है, कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, कौन सा बॉन्ड कोवेलेंट है। मैं आपको बताता हूँ कोवेलेंट बॉन्ड। भाई मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। लड़की कैसे बनाए? लड़की ये लड़का कैसे बनाए? 2-4 बाल बना देते हैं लड़का। आजकल तो सबसे बड़ी पहचान यही है लड़के की कि 2-4 बाल ही होते हैं लड़के के है ना। और ये लड़का ठीक, ये लड़का। भाई अगर लड़की और लड़का आपस में सहमति के साथ घूम रहे हैं, आपस में पार्क में आपस में सहमति के साथ घूम रहे हैं, तो इनके बीच में है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। और मान लो लड़की घूमने आई है पार्क में और लड़का उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे चला आया है, तो इसको कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब सर एक तरफा हो गया सर। कोवेलेंट में तो दो तरफा था, दोनों लोग साथ में मिलकर घूमने आए हैं। और कोऑर्डिनेट में क्या हो गया? ये तो पार्क में घूमने आई है और ये पीछे पीछे आ गया। इसका उल्टा भी हो सकता है, हम जेंडर बाइस नहीं है। मतलब सर लड़का पार्क में घूमने आया हो और लड़की फॉलो करते करते आ जाए, तो इसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब सर एक तरफा तो किसी भी तरफ से हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, उधर से भी हो सकता है, लेकिन दो तरफा तो दोनों तरफ से ही होगा दो तरफा तो दोनों तरफ से ही होगा। मतलब सर आओ अब केमिस्ट्री के हिसाब से समझें। एक मॉलिक्यूल बनाते हैं NH3। पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कितने? 1s2 2s2 2p, 7 कितने? 2p3, है ना। आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? 2s2 और 2p3, 2s2 और 2p3। अब ये बात बताओ, आपको ये तो पता ही होगा, अगर किसी से बॉन्डिंग करवानी है तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना कूदेंगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कूदेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए तैयार है। 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए तैयार है, लेकिन सामने से कितने आ रहे हैं? 3 हाइड्रोजन। कितने आ रहे हैं? 3 हाइड्रोजन। मैं ये कहूंगा कि नाइट्रोजन भैया 3 बॉन्ड तो बना लिया, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अब ये यहां पे आप चेक कर सकते हो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस क्या 1.7 1.8 से ज्यादा थोड़ी ना है। अच्छा मान लो 1.7 1.8 के बीच में आ गया, तब क्या होगा? तब थोड़ा ग्रे एरिया रहता है, उसको हम लोग आगे चल के फजान रूल से समझेंगे। क्या समझेंगे? फजान रूल से समझेंगे, ठीक है। 3 तो इसने बॉन्डिंग में पार्ट ले लिए सर, एक तो 2 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी बचे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी बचे हुए हैं जिन्होंने किसी से बॉन्डिंग नहीं करी। और ऐसे पेयर अगर बच जाएं तो ऐसे पेयर्स को बोला जाता है लोन पेयर, जो डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग, डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग, इन द बॉन्डिंग। यही लोन पेयर ही, हेलो, यही लोन पेयर आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। याद रखिएगा, याद रखिएगा। जहां पे आपको लोन पेयर दिखे वहां पे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में सोच सकते हो, नहीं तो सोच भी नहीं सकते। क्या होगा इसमें से? ये अमोनिया था हमारा, क्या कहा जाता है? ये अमोनिया कहा जाता है। अमोनिया के पास, हेलो, इसी अमोनिया के पास बगल से एक हाइड्रोजन गुजर गया, उसके पास था H+। H+ का मतलब समझते हो? प्रोटॉन।
पिछले क्लास में डिस्कवरी सिखाई थी प्रोटॉन की, याद है? हाँ, H2 गैस टूट रही थी, प्रोटॉन बन रहे थे, ठीक है। तो प्रोटॉन उसके बगल से निकल गया, अमोनिया के बगल से। प्रोटॉन ने कहा भाई भाई यार तू यार इलेक्ट्रॉन लेके बैठा यार, मुझको दे दे, मुझको दे दे। नाइट्रोजन ने कहा क्यों भाई, क्यों दे दूं? एक तरफा प्यार, एक तरफा प्यार कर लो हमसे। तो नाइट्रोजन ने कहा हाँ दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, काम चला लोगे एक इलेक्ट्रॉन से। हाइड्रोजन कहा नहीं भाई, मुझको दो चाहिए, मुझको दो चाहिए, दो चाहिए, डुप्लेट कंप्लीट करना है मेरे को। तो नाइट्रोजन ने कहा अरे ऐसा क्या बात है भाई, हम तुमको अपनी जिंदगी दे देंगे। ऐसा होता है कई बार, हम लोग के साथ भी होता है कि सामने वाले को कॉपी पेन बिस्कुट जी जान सब कुछ दे देते हैं और फिर सामने वाला तो कॉल भी नहीं उठाता है, ब्लॉक कर देता है। बड़ी नादानी है ना? तो सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए और हाइड्रोजन ने कहा मस्त है, अब सही। और बॉन्डिंग तो हो गई, लेकिन एक तरफा बॉन्डिंग। बाकी 3 हाइड्रोजन उसके खुद के अपने पर्सनल दोस्त जिनसे कोवेलेंट बॉन्डिंग थी उनको भूल के वो एक नई बॉन्डिंग करने चला गया। अब चलो इसको ऐसे दिखा देते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, एक नई बॉन्डिंग करने चला गया जो कि कुछ ऐसी थी। अच्छा, हाइड्रोजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव है। हाइड्रोजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव है। ये अपने इलेक्ट्रॉन देने चला गया। अब भाई इस एरो वाले बॉन्ड को ही कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन सर हमने तो एरो नहीं देखा, हमने ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में तो सीधी लाइन ही देखी है, सीधी लाइन ही देखी है। तो इसको किसी तरह आप सीधी लाइन में कन्वर्ट करो, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप किसी तरह सीधी लाइन में कन्वर्ट करो। तो देखो कैसे करते हैं। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो नुकसान किसका हुआ? नाइट्रोजन का। एक तरफा प्यार में गया तो तुम्हारा, तो नुकसान हुआ तुम्हारा, तो तुम्हारे ऊपर लगा देंगे पॉजिटिव। क्या लगा देंगे तुम्हारे ऊपर? पॉजिटिव। तुमने किसको दिया भाई? हाइड्रोजन को दिया जिसके ऊपर से प्लस था, दिया। कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो लगा देंगे यहां पे क्या? निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा कट्टुम, जीरो। चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो। और जो मॉलिक्यूल इसके बाद नजर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। एक बॉन्ड इसमें से कोऑर्डिनेट है और 3 कोवेलेंट है। एक बॉन्ड इसमें से कोऑर्डिनेट है और 3 कोवेलेंट है। और एक जो कोऑर्डिनेट है वो किसने बनाया है? लोन पेयर ने। किसने बनाया है? लोन पेयर ने। तो अगर सर कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब दोनों राजी, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग मतलब सर एक खींचने के चक्कर में ले गया सर जी। और किसके भाई तुम्हारे पास होगा तभी तो दोगे यार। अगर तुम क्लास के सबसे अच्छे लड़के हो, तुम्हारा काम पूरा है, तभी तो तुम किसी को कॉपी दे पाओगे, तभी तो तुम नकल करवा पाओगे किसी को। अगर तुम ही लुल्ल हो तो तुम कहाँ से लाओगे उसके लिए सब, है ना? तो नाइट्रोजन के पास था, पढ़ने में अच्छा था, दे दी अपनी कॉपी। किसको? हाइड्रोजन को, जो कभी कभी आती थी स्कूल, है ना, दे दी। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि अब पढ़ने में अच्छी थी और कभी कभी आता था स्कूल में, है ना, तो दे दिया, ठीक है। तो बस ये चीज़ें बता रहा हूँ कि रिलेट कर सको, क्योंकि ये चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, आपके साथ हो रही हैं। तो आप अब किसी से बोलो फ़ोन करके कि भाई हमारा तुम्हारा तो कोवेलेंट बॉन्ड हम समझे थे और तुमने तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रख दिया। तो सामने वाली तो अनपढ़ होगी, तो पता ही है ना, तो समझ नहीं पाएगी, लेकिन तुम अपनी बात बोल दोगे। ठीक है, चलो आओ इसके आगे पढ़ेंगे। और इसके आगे हम लोग सीखेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या सीखेंगे? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और डीप में भी जाएंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसमें बताएं क्या करना होता है। इसमें जैसे आप जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का नंबर कितना? 12। मैग्नीशियम का नंबर कितना? 12 नंबर है, 12। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि mg लिखो और उसके आसपास केवल उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बना दो, 1 2। यही हो गया लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सामने तुम MgCl2 की बात कर लेते हैं। चलो MgCl2 बचपन में देखा होगा इसको। क्लोरीन का कितना नंबर होता है? 17। 1s2 2s2 3s2 3p5 है, सही है।
यस सर। तो आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन बनाओ, क्लोरीन बनाओ और उसके आसपास 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो इसको कहेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे? लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट स्ट्रक्चर। हाँ भाई, अब जब इनकी बॉन्डिंग दिखानी होगी तो दिखाते हैं कैसे होगी। बॉन्डिंग दिखानी होगी तो ये तो केवल एक एक एटम का मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया लेविस डॉट वाला। अब सर मॉलिक्यूल का दिखा दो। किसका दिखा दो? मॉलिक्यूल का दिखा दो। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल है अपना MgCl2। ठीक है, तो Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ऐसे 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई बात यह है कि अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो ये कन्फिग्रेशन कैसा हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन बाहर से वो कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो करेंगे क्या? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देंगे और हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा MgCl2। क्या बन जाएगा? MgCl2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाना है। क्या दिखाना है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाना है। अच्छा, मान लो सर हम CH4 की बात करते हैं। ये तो आयनिक हो गया, ये तो क्या हो गया? आयनिक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? यहाँ पे आप देख लोगे तो Mg और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होता है, इस वजह से ऐसा हुआ। और भी रीजंस हैं। ठीक है, Mg आपका मेटल है, Cl आपका नॉन मेटल है। ये आगे चल के फिर से हम थ्योरी लाएंगे, आप चिंता ना करो, चिंता ना करो। ठीक, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोशन में, 1 2 3 4। हाइड्रोजन बना दो, हाइड्रोजन बना दो, इधर भी हाइड्रोजन बना दो, इधर भी हाइड्रोजन बना दो। हाइड्रोजन के पास कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। चलो इसका कलर दूसरा कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं। रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर और ये भी रेड कलर। अब यहाँ पे क्या होगी? ओवरलैपिंग जो हमारा है, सॉरी शेयरिंग होगी। जो हमारा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो हमारा। यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा तो यहाँ पे दिखाएंगे नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना समझ लेना बे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं ऊपर वाला। ठीक है, तो कार्बन कहेगा भाई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मेरा इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन कहेगा कि भाई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी मेरा इलेक्ट्रॉन। रुको 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 रुको, हम तुम्हारे तुम्हारे सनम। हाँ, हाइड्रोजन कहेगा भाई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मेरा इलेक्ट्रॉन, और कार्बन भी कहेगा भाई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मेरा इलेक्ट्रॉन, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मेरा इलेक्ट्रॉन। देखो इसके लिए हमने केवल इतना कवर किया है और इसके लिए हमने पूरा कवर किया, पूरा कवर किया। तुम्हारे एक तरफा ही दिखा दो भाई, क्या घिच पिच हो जाएगा। एक एक ओवरलैप दिखा देते हैं। ठीक, ऐसा। ठीक, ये ऐसे ही सर एक ऊपर से बन जाएगा, ये ऐसे ही सर इधर से एक बन जाएगा, ये ऐसे ही सर एक इधर से बन जाएगा, ये ऐसे एक इधर से बन जाएगा। एक और गोला बना देते हैं जिसमें ये कार्बन इन सारे हाइड्रोजन्स को भी अपने अंदर मिला रहा है, ये ऐसे ऐसे। तो ग्रीन वाला जो गोला है ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, और ये जो रेड वाले गोले हैं ये हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं, डुप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं। इसको कहते हैं बेटा लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? कुछ नहीं करना है बेटा। आयनिक में तो बड़ा सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन बनाओ, दिखा दो, यहां से यहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा। कोवेलेंट में क्या करना है कि बस आपको गोला बनाना है कि किसको किसको आपने साथ में लिया है। लाल वाले देखो मैंने हाइड्रोजन वालों के लिए लिया है और ग्रीन वाला मैंने कार्बन के लिए लिया है। ग्रीन वाला मैंने कार्बन के लिए लिया है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर HCl का बना के दिखाओ। HCl का, HCl का आयनिक नहीं है, कोवेलेंट है।
तो आपको ओवरलैपिंग दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये दिखा दिया। रेड वाला डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, रेड वाला डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है। और ये दिखा दिया ग्रीन वाला आपका ऑक्टेट, ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है और ये आपका डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है। दोनों को स्टेबिलिटी मिल रही है, दोनों को स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, और आपको चीजें इसमें बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि जैसे अभी आपको मैं एक और कोई मॉलिक्यूल सिखाता हूँ, एक और कोई मॉलिक्यूल, जैसे मैं आपको CO2 समझाता हूँ। कार्बन के पास कितने हैं, 1 2 3 4। सर आपको कैसे पता चलता है यहाँ यहाँ बनाना है, यहाँ यहाँ नहीं बनाना है? वो आपको भी अंदाजा मिल जाएगा। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं ना। तो इसको कितने चाहिए, 2 और चाहिए। और कार्बन कितने चाहिए, 4 और चाहिए। कितने चाहिए, 4 और चाहिए। तो ऑक्सीजन के लिए ग्रीन वाला बना रहा हूं, ये देखिए ऑक्सीजन के लिए, ये भी इधर वाला ऑक्सीजन के लिए। कार्बन के लिए, कार्बन के लिए ब्लैक वाले से बना रहा हूं, कार्बन के लिए ब्लैक वाले से बना रहा हूं। ये रहा कार्बन वाला, ये रहा कार्बन वाला। तो ये आपका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। बहुत बेसिक है बेटा, लेकिन आपको आना चाहिए, है ना। और ये आपका ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, फिर इसके आगे मैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर में और कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको बनवा के दिखाऊंगा, है ना। NO2 माइनस, SO4 2 माइनस, ऐसे मॉलिक्यूल्स को भी लाएंगे और उनके बीच में सीखेंगे। फॉर्मल चार्ज सीखेंगे, ऑक्टेट रूल सीखेंगे, हाइपोवैलेंट हाइपरवैलेंट और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशीज, ये सब सीखेंगे अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, आते रहेगा। मेरा नाम है जनार्दन दीक्षित। थैंक यू सो मच बच्चा, आते रहेगा मेरे चुन्नू मन्नू। आज का पहला लेक्चर है, पिछले चैप्टर का कोई छूटा हो तो कर लो बेटा। थैंक यू सो मच, ये सीरीज आती रहेगी, आपके आने से हम रोज काम करते रहेंगे। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद।